हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद ए न्यू चैप्टर दैट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, या फिर इसको ऐसे भी हम लोग बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर पहले चलो हम लोग कुछ बेसिक चीज समझ लेते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि तुम लोग को ऐसा लगे जब हम लोग ओरिजिनल क्लासरूम में जैसे क्लास करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से समझ के वैसे ही करें। ओके, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसको ये कौन से ब्रांच के अंदर आता है? ये आता है अंडर द मेन ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स एंड सब ब्रांच ऑफ काइनेमेटिक्स। ओके, सो एक्चुअली फिजिक्स में जो मैकेनिक्स पार्ट है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो 3 सब ब्रांचेस में डिवाइड है। ओके, पहला हम लोग का हो गया स्टैटिक्स, दूसरा काइनेमेटिक्स एंड तीसरा डायनेमिक्स। नाउ ये सब चीज होता क्या है, देखो मैकेनिक हो गया, मैकेनिक इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम लोग कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट का जब रेस्ट कंडीशन या फिर मोशन कंडीशन को स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। ना मैंने बोला मैकेनिक्स का 3 पार्ट आ गया, 3 सब ब्रांच आ गया, क्या क्या? स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स। तो स्टैटिक्स तुम लोग को मालूम है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, और यू कैन से इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स बोथ ऑफ देम डील विद मोशन। सॉरी, देन डिफरेंस क्या है दोनों में? डायनेमिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन बाय ऑल्सो कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स study of objects in motion without considering the cause of motion. That means एक बॉडी मूव कर रहा है, बस बॉडी मूव कर रहा है, हम लोग उसके बारे में अच्छे से पढ़ रहे हैं, दैट इज काइनेमेटिक्स। एक बॉडी मूव कर रहा है लेकिन बॉडी क्यों मूव कर रहा है, अगर वो भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं देन इट इज डायनेमिक्स। तो यहां पे आ जाता है कॉज ऑफ मोशन। ये without studying or without considering the cause of motion. So motion in a straight line ये हो गया हम लोग का काइनेमेटिक्स के अंदर। That means it comes under the main branch of mechanics, sub branch of kinematics. Okay? Sorry. नाउ हम लोग को पढ़ना है मोशन। सो हम लोग को पहले समझना होगा व्हाट इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। अभी अगर मैं बोलूंगा रेस्ट एंड मोशन तो तुम लोग बोलेंगे क्या सर, रेस्ट और मोशन क्या है? एक बॉडी रुका हुआ है रेस्ट, एक बॉडी चल रहा है मोशन। बट ऐसा नहीं है कि नहीं? तो हम लोग कब बोलते हैं एक बॉडी रेस्ट पे है? हम लोग बोलते हैं एक बॉडी रेस्ट पे है when that body does not change its position with respect to the surroundings and with respect to time. Okay, if the position of a body does not changes with respect to the surroundings and time, then we say that the body is at rest. And if the position of a body keeps on changing with respect to the surrounding and time, then we say that the body is in motion. Now यहाँ पे सबसे important बात है, ये हमेशा याद रखना, rest and motion are relative terms. Rest and motion are relative terms. Now यहाँ पे बात आ गया सर, what do you mean by relative term? रिलेटिव मतलब तो जो लोग हम लोग के घर में घूमने आता है तो वो वाला रिलेटिव नहीं। रिलेटिव टर्म मतलब क्या होता है? जब हम लोग कुछ चीज को रेफरेंस के हिसाब से ले। रेस्ट एंड मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मुझको किसी चीज का रेफरेंस देना होगा।
ठीक है, या फिर मुझको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करना होगा। मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूं। ट्रेन में जा रहा है, तुम भी ट्रेन के अंदर जा रहे हो, तुम्हारे सामने एक आदमी बैठा हुआ है, तो तुम्हारे लिए वो आदमी क्या पे है? रेस्ट पे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो फ्रेम है वो हो गया ट्रेन के अंदर वाला, बट मैं ट्रेन के बाहर खड़ा हुआ हूं, मैं वो आदमी को देख रहा हूं, तो वो आदमी मेरे लिए क्या है? वो ट्रेन के साथ साथ जा रहा है, मोशन में है। तो सेम आदमी तुम्हारे लिए रेस्ट पे है, मेरे लिए मोशन में है। तो हम लोग बोल नहीं सकता कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ये या फिर ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। हम लोग उसको रेस्ट या मोशन कैसे बोल सकते हैं? जब हम लोग उसको किसी रेफरेंस के साथ कंपेयर करें या फिर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंपेयर करें, ठीक है। सो ट्रेन के अंदर के एक आदमी के लिए एक दूसरा आदमी रेस्ट पे है, लेकिन ट्रेन के बाहर के एक आदमी के लिए दोनों मोशन में है। सो द सेम पर्सन इज एट रेस्ट एंड ऑल्सो एट मोशन एट द सेम टाइम फॉर टू डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? दैट रेस्ट एंड मोशन आर व्हाट? रिलेटिव टर्म्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसको अच्छे से समझ लेना। नाउ पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? अगर तुम लोग बोलोगे सर पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब हो गया जो कि पॉइंट साइज होता है, नहीं, तो यहां पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज वेरी मच लार्ज, और वी कैन से if the distance covered by an object is so much large then we can neglect its dimension। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस इतना ज्यादा है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है, हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। बात समझो, मैं एग्जांपल देता हूं। अगर मैं तुमको अभी बोलूं ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी यहां से यहां पे ट्रेवल करके आया, तो मैं अगर बोलूं ये कितना डिस्टेंस आया ट्रेवल करके, पकड़ लो, से 5 सेंटीमीटर ट्रेवल करके आया, और ये बॉडी का साइज कितना है? से बॉडी का साइज 2 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों को मैं तो कंपेयर कर सकता हूं ना, ये दोनों क्या है? कंपेरेबल है। 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आर कंपेरेबल। ओके, अगर मैं बोलूं बॉडी का लेंथ कितना है? 2 सेंटीमीटर, मतलब ये पकड़ लो, एक लेंथ वाइज कुछ हम लोगों ने लिया हुआ है, और ये यहां से यहां हम लोगों ने इसको मूव करवाया, और ये डिस्टेंस कितना कवर किया? 5 सेंटीमीटर। सो बोथ आर व्हाट? कंपेरेबल। बट अभी अगर मैं तुमको एक्सप्लेन करूं, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? जब हम लोग ये मोशन को एक्सप्रेस करते हैं या फिर हम लोग ये मोशन को समझते हैं, तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि ये सन भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, या अर्थ भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। व्हाई? बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज सो मच लार्ज दैट वी कैन कंसीडर द सन एंड द अर्थ टू बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आया? अभी अगर ये रूम के अंदर मेरा डायमेंशन कंपेयर करोगे तो मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हूं, लेकिन पूरे अर्थ के अंदर अगर मेरा डायमेंशन कंपेयर करोगे तो उसके हिसाब से मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट हूं, ठीक है। सो इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज सो मच लार्ज, और इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी और ऑब्जेक्ट इज सो मच लार्ज दैट वी कैन नेग्लेक्ट द डायमेंशन ऑफ दैट बॉडी और ऑब्जेक्ट, देन सच एन ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमको बोलूं एक ट्रेन गुवाहाटी से चेन्नई गया, तो ट्रेन का साइज और जो गुवाहाटी से और चेन्नई का डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो ट्रेन को मैं क्या बोलूंगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर? नाउ अभी हम लोग आते हैं इस पे, मोशन इन वन डायमेंशन। सो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज एक्चुअली वन डायमेंशन। इसका मतलब क्या है ना? हम लोग को मालूम है हम लोग के पास कितना कोऑर्डिनेट्स है, हम लोग के पास 3 कोऑर्डिनेट है कि नहीं? एक्स, वाई, और ये कोऑर्डिनेट जो हम लोग यहां पे लिखते हैं जेड। हम लोग के पास 3 कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। ना पकड़ लो, मैं अगर तुमको बोलूं ये एक चॉक पीस है, मैंने इसको ऐसे थ्रो किया,
मतलब मैंने इसको ऐसे थ्रो किया, ये ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं, ऑब्वियसली ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब किस तरफ जा रहा है, y, प्लस यहां से शुरू करके ये आगे की तरफ भी जा रहा है, मतलब किस तरफ जा रहा है, x। दैट मीन्स ये जो चॉक पीस है, ये जो चॉक पीस है, इसका पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए मुझको कितना कोऑर्डिनेट चाहिए, x एंड y, दो। सो कैन आई से इट टू बी वन डायमेंशन, नो, इट विल बिकम मोशन इन टू डायमेंशन। बट अभी अगर मैं तुमको बोलूं एक सीधा रोड है, ये एक सीधा रोड है, यहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, उसने 0 मीटर से शुरू करके 4 मीटर तक वॉक करते करते चला गया। तो इसका पोजीशन जब 0 मीटर पे था तब भी कहां पे था, x, और किस डायरेक्शन में गया, ये सिर्फ x डायरेक्शन में, ऐसा ऊपर तो नहीं जा रहा है ना, ऊपर कूद कूद के तो नहीं जा रहा है, सीधा x की तरफ चला गया। तो इसका पोजीशन या फिर चेंज इन पोजीशन, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझको सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत है, दैट इज x। सो इफ टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द 3 coordinates we require only one, then such a motion, okay, is said to be motion in one dimension, or you can say motion in a straight line, because straight line भी क्या होगा, सिर्फ एक ही डायमेंशन में होगा, एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत है, ओके। So if to specify the position, or you can say if to specify the changing position of an object we require only one coordinate, then such a motion is said to be motion in one dimension. Clear up to this much? Okay, देखो मैंने यहां पे 2 डेफिनेशन लिखा हुआ है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले तो इसको कॉपी कर लो। तो डिस्टेंस क्या लिखा हुआ है, इट इज द टोटल लेंथ एक्चुअली ट्रेवर्स बाय बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवर्स, यहां पे भी बाय ए बॉडी दे देना, हाँ, बाय ए बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, बाय ए बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इसको कॉपी कर लो, मैं फिर समझा रहा हूं, ठीक है। नाउ पकड़ लो, हाँ, एक बॉडी यहां से स्टार्ट किया, तो पहले वो ए से बी गया, कितना, 5 मीटर, फिर वो बी से सी गया, कितना, 6 मीटर, फिर वो सी से वापस ए आया, पकड़ लो 7 मीटर। सो डिस्टेंस क्या होगा, देखो, हाँ, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, जहां से शुरू हुआ और जहां पे खत्म हुआ, वहां पे आने के बाद टोटल उसने कितना लेंथ कवर किया, वो हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहां से शुरू किया और जहां पे आया खत्म हुआ, वो शुरू और खत्म वाले पॉइंट के बीच में कितना लेंथ है, देख लो, समझ में आएगा। तो मैंने क्या बोला, एक बॉडी ने ए से स्टार्ट किया और ए पे ही एंड किया, तो पहले वो कहां पे गया, ए से बी, तो डिस्टेंस 5, प्लस कहां से कहां गया, बी से सी 6, फिर सी से कहां आया, ए 7, तो डिस्टेंस कितना होगा, 5 + 6 11 + 7 18 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कहां से शुरू किया, ए से, कहां पे खत्म हुआ, ए पे, शुरू किया जिस पॉइंट से उसी पॉइंट पे खत्म हुआ। ए और ए के बीच में डिस्टेंस क्या है, ए और ए के बीच में डिस्टेंस है ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट 0। अगर एक बॉडी जहां से शुरू किया घूम के वापस वहीं पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्टेंस इज नॉट 0। समझ में आया, पकड़ लो, अभी ये सी से ए नहीं आया, बॉडी ए से बी गया, फिर बी से सी गया, ठीक है, लेकिन ए और सी के बीच में हम लोग को मालूम है डिस्टेंस कितना है, 7 मीटर। सो बॉडी का डिस्टेंस कितना होगा, बॉडी ए से बी गया 5, बी से सी गया 6, 5 + 6 11 मीटर। अभी स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ए,
एंडिंग पॉइंट कौन सा है? सी। ए और सी के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? ये वाला। कितना है? 7। डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर। बात समझ में आया? सो डिस्टेंस क्या हो रहा है? ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है, किसी भी तरफ जाए सिर्फ प्लस करना है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर घूम के वापस आ गया 0, अगर घूम के वापस नहीं आया सीधा जा रहा है तो ये भी प्लस होता जाएगा। सो डिस्टेंस क्या होता है? ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ये मालूम है ना? कौन सा क्वांटिटी को हम लोग स्केलर बोलते हैं? जो सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड होता है, डायरेक्शन के ऊपर नहीं। और किस क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर बोलते हैं? जो कि डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज ए scalar quantity, but displacement is a vector quantity. Displacement is a vector quantity. Okay? Now इसमें एक क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, मैं ये रफ कर दूं। इसमें एक क्वेश्चन बहुत आता है when distance and displacement are equal। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होगा? सो देखो, अगर मैं बोलूं ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक बॉडी ए से बी गया, बी से सी गया, यहां से यहां 6, यहां से यहां 6 मीटर, सीधा गया, कहीं पे भी मुड़ा नहीं, घुमा नहीं, सीधा गया। सो डिस्टेंस कितना होगा? यहां से यहां 6 और यहां से यहां 6, 6 + 6 12। डिस्प्लेसमेंट क्या था? स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 6, एंडिंग पॉइंट की स्टार्टिंग क्या है? 8, एंडिंग पॉइंट क्या है? C। ए और सी के बीच में डिस्टेंस कितना है? 6 + 6 12। डिस्टेंस कितना था? 12। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 12। दोनों सेम हुआ। बट अगर अभी ये बॉडी घूम के वापस बी में आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये बॉडी ए से सी गया, कितना? 12, फिर सी से घूम के बी पे आ गया, तो कितना होगा? 12 + 6 18 मीटर। क्या होगा? डिस्टेंस। टोटल प्लस करना है। लेकिन शुरू किया ए से, सी पे गया, घूम के आ गया बी पे, खत्म कहां पे हुआ? बी पे। ए और बी के बीच में कितना है डिस्टेंस? 6। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 6 मीटर। ए और बी के बीच में लेंथ कितना है? 6 मीटर। ओके, सो व्हेन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, when a body travels along a straight path without returning back. When a body travels along a straight path without returning back, then distance and displacement becomes equal. I hope clear? देखो, बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने, पहले तो ये क्वेश्चन आराम से कॉपी कर लो। ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर ट्रैक, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। मेरा डायग्राम थोड़ा सर्कल जैसा नहीं हुआ, तुम लोग बना लो, परफेक्ट सर्कुलर बना लो इसको। इट स्टार्ट फ्रॉम ए से शुरू हुआ एंड मूव्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ए से बी, ए टू बी, ए टू सी, ए टू सी, ए टू डी एंड वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, मतलब ए से फिर बैक टू ए। तो ये 4 पार्ट के लिए हम लोग को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। पॉज करके कॉपी कर लो क्वेश्चन, मैं रफ कर रहा हूं। डायग्राम रहने देता हूं, मैं क्वेश्चन रफ कर देता हूं, ठीक है।
तो सबसे पहले नंबर 1 कहां से कहां गया था, ए से बी, ए टू बी। अच्छे से देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बॉडी यहां से ऐसे घूम के पूरा वापस यहां पे ट्रेवल कर रहा है। तो वो जो ट्रेवल कर रहा है, जब पूरा ए ट्रेवल करेगा ए से ए, तो ये क्या होगा, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ये जो वो ट्रेवल करेगा वो क्या ट्रेवल करेगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये तो मालूम ही है ना, जब एक बॉडी सर्कल में घूमता है, सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो वो कितना लेंथ कवर करता है, जो सर्कल का पूरा या आउटर बाउंड्री है जिसको हम लोग सर्कमफेरेंस बोलते हैं, उतना। और सर्कमफेरेंस का, सर्कल का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई आर। आर हो गया रेडियस, ठीक है। तो अभी इस सर्कल को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। तो जब ए से बी गया, कितना डिस्टेंस कवर किया, 1/4। 4 पार्ट का 1 भाग ही कवर किया ना, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ द टोटल सर्कमफेरेंस। वो कितना है, 2 पाई आर। तो ये कैंसिल हुआ, पाई आर बाय 2 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया, पाई आर बाय 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट, अभी आया मेन चीज। डिस्प्लेसमेंट क्या था, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, ये नहीं, ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये वाला, ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है कि नहीं। अभी अच्छे से डायग्राम देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा दिख रहा है कि नहीं। ये रेडियस है, ये भी क्या होगा, रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या है, ये हम लोग का हाइपोटेनस है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे परपेंडिकुलर भी आर है, बेस भी आर है, दैट मीन्स रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट ओवर 2r स्क्वायर, रूट ओवर 2r मीटर। सो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, √2r मीटर। क्लियर है कि नहीं। ये हो गया ए टू बी, क्लियर। अभी आता है सेकेंड वाला पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, ए टू सी। ए टू सी डिस्टेंस क्या होगा, अभी ए टू सी जब आया, हाफ पार्ट कवर किया। सो हाफ ऑफ 2 पाई आर, कैंसिल, पाई आर मीटर। व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये ए और सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, कितना, आर प्लस आर, 2r मीटर। क्लियर। नंबर 3, ए टू डी। ए टू डी जब आया, 4 भाग में से 1 2 3 भाग कवर हो गया, तो डिस्टेंस 3/4 इंटू 2 पाई आर, दैट मीन्स 3/2 पाई आर मीटर। डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, ये होगा। फिर से ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये हाइपोटेनस, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, सेम, √2r मीटर। r बाहर होगा, यस और नो। लास्ट नंबर 4 यहां पे कर देता हूं। एक बॉडी ए से घूम के वापस ए पे आया, टोटल 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो डिस्टेंस, टोटल सर्कमफेरेंस 2 पाई आर मीटर। डिस्प्लेसमेंट, जिस जगह से शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो गया, 0 मीटर। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा इतना।